Hello student, good morning. I am Satish Jangir from Sri Digambar Institute of Technology, Dasa. Today now I will be discuss of subject engineering geology, topic engineering property of rocks. इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज रॉक्स की हैं तो अपन सबसे पहले जो रॉक्स की इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी है उनसे रॉक्स का कहाँ यूज होता है। जैसे सबसे पहले आपके जो सेरेमिक इंडस्ट्री है, सेरेमिक इंडस्ट्री में आपके रॉक्स का बहुत ही लार्ज यूज होता है। जैसे कि लाइमस्टोन है, क्वार्टजाइट, क्वार्ट्ज, सिलिका, सैंड, tar, रॉक फॉर्मिंग मिनरल्स, ये सब सेरेमिक इंडस्ट्रीज में यूज आते हैं। मिनरल्स जो सेरेमिक इंडस्ट्री में यूज आते हैं, कैल्साइट है, फ्लोराइट है, सिलिका सैंड है, टार्क है। इनसे क्या है कि जो भी अपने सेरेमिक इंडस्ट्री में ऐसे टाइल्स बनती हैं और भी जो भी जिनका अपीयरेंस अच्छा है, जिसमें अपन जो रॉक्स को पाउडर फॉर्म में पीस के और उसकी डिफरेंट शेप दे दी जाती है। नेक्स्ट आपका जो रॉक्स हैं उनसे फाउंडेशन भी बनाया जाता है, जैसे कि आपको डायग्राम में नेक्स्ट मिनरल्स यूज इन सीमेंट इंडस्ट्री। जो रॉक्स को पाउडर फॉर्म में पीस के उससे जो मिनरल्स होते हैं, उन मिनरल्स से सीमेंट इंडस्ट्री में भी बहुत यूजफुल होता है, क्योंकि जो रॉक्स हैं उनसे ही सीमेंट बनाया जाता है। और जो रॉक्स हैं, रॉक्स से जो बिल्डिंग्स है, बिल्डिंग्स का जो स्टोन लगाया जाता है, और अपीयरेंस के लिए जो भी फेसिंग स्टोन लगाया जाता है, जैसे डायग्राम थर्ड में आपको दिख रहा है। नेचुरली जो फ्लोरिंग की जाती है स्टोन से, वो भी अपने रॉक्स का ही यूज है। और नेचुरली रॉक्स पेविंग टाइल्स टेक्सचर, रॉक्स से टाइल्स भी कंस्ट्रक्ट की जाती हैं। स्टोन कोटेड स्टील रूफिंग जो लास्ट डायग्राम में आपको दिख रहा है, जिसमें जो स्टील्स की रूफ है उसके ऊपर टाइल्स के फॉर्म में आपके क्या है, रॉक्स ही यूज की जाती है। तो ऐसे करके आपके जो रॉक्स का यूज है वो ऐसी कई जगहों पर होता है, जहाँ से आपको बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन है, रोड कंस्ट्रक्शन है, इन सब में आपका क्या होता है, रॉक्स का बहुत यूज होता है। तो रॉक्स का जो मटेरियल है उसके टेस्ट हैं, लैब टेस्ट है, फील्ड टेस्ट है। यदि आपको उसकी प्रॉपर्टी के बारे में पता नहीं होगा कि किस टाइप्स की रॉक्स है और इसको अपन को कहाँ यूज करना है, तो अपन उसका प्रॉपर जो यूजेबल कंडीशन है वो नहीं ले सकते। इसलिए सबसे पहले अपन डिस्कस करेंगे रॉक्स एज ए कंस्ट्रक्शन मटेरियल। फर्स्ट है आपका बिल्डिंग मटेरियल। स्टोन विच डज इन जनरल सेटिस्फाई द foregoing requirement and which is commonly used in building include granite, limestone, travertine, marble, sandstone and slate. The process of removing stone from its natural beds is known as curing. The method of curing depends on the nature of stones. The building industry today uses stone largely as a facing material for large buildings, but it is also used for load bearing wall or for 2 or 3 story building. अपन जनरली देखते हैं विलेजों में जो लोड बेयरिंग वाल हैं वो आपके स्टोन से बनाई जाती हैं, क्योंकि वो लोड बेयरिंग वाल होती है। वहाँ पर आपको कॉलम की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। और जो स्टोन है वो आपका स्ट्रॉन्ग भी होता है, ड्यूरेबल भी होता है, और उस पर जो वेदरिंग कंडीशन है उसका इफेक्ट भी कम होता है।
लॉन्ग ड्यूरेबल। नेक्स्ट, जैसे कि आपको ताजमहल में जो मार्बल से यूज करके बनाया गया है, तो ये आपका बहुत ड्यूरेबल बिल्डिंग हो गई। जयपुर के अंदर जो हवा महल है, उसको भी जो बनाया गया है वो स्टोन से बनाया है। तो जितनी भी जो हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं, तो उन हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स में आपके स्टोन यूज किया गया है, तभी अपन उनको आज देख पा रहे हैं, क्योंकि वो बहुत ड्यूरेबल है। रॉक्स आर कंस्ट्रक्शन मटेरियल। फर्स्ट आपका बिल्डिंग स्टोन। प्रॉपर्टीज ऑफ गुड बिल्डिंग स्टोन, सबसे पहले आती है आपके स्ट्रेंथ। अब स्ट्रेंथ आपकी हो जाती है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, ट्रांसफर स्ट्रेंथ, नेक्स्ट पोरोसिटी, लो पोरोसिटी, absorption value, specific gravity, density, abrasion resistance, frost and fire resistance। तो सबसे पहले अपन डिस्कस करेंगे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टू टाइप्स की होती है, एक तो ट्राईएक्सियली और दूसरी होती है आपकी यूनिएक्सियली। तो यूनिएक्सियली जब अपन कोई भी रॉक्स का सैंपल लिया, उसमें अपन ने लोड अप्लाइड किया, लोड अप्लाइड करने पर जो उसकी कितनी कैपेसिटी है जिस पर वो कंप्रेस नहीं हो, वो आपकी कहलाती है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। कुछ यूनिक्सली कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का जो डाटा दिया हुआ है आपके बिल्डिंग में जो यूज आते हैं स्टोन्स, सबसे पहले आपके जो रॉक्स के नाम है, यहाँ पर आपकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। जो ग्रेनाइट है उसकी स्ट्रेंथ होती है 1000 से 250 डॉलराइट है इसकी 1500 से 3500, बेसाल्ट 1500 से 3500, सैंडस्टोन 200 से 2000, लाइमस्टोन 200 से 2000, सेल 50 से 1500। अब देखिए जो फर्स्ट आपकी थी वो इग्नियस रॉक्स की थी। इग्नियस रॉक्स की जो स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा होती है। इसके बाद में आपकी आ गई थी सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स की जो स्ट्रेंथ है वो कम होती है। इसके बाद में आती है आपकी मेटामॉर्फिक रॉक, जीनेसियस, क्वार्टजाइट एंड मार्बल्स। तो मार्बल की जो स्ट्रेंथ होती है 7000 से लेके 20000 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर लोड कैरी कर सकता है। अब जो स्ट्रेंथ है उसको अपन लेबोरेटरी में आसानी से निकाल सकते हैं। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को लेबोरेटरी में अपन जो मशीन होती है, मशीन के अंदर उसकी स्टोन्स को पुट करने पर उस पर हाइड्रोलिक लोड अप्लाइड करते हैं। तो हाइड्रोलिक लोड अप्लाइड करने पर जो डायल गेज है वो अपन को उसकी रीडिंग प्रोवाइड करा देती है। अब नेक्स्ट, डेरे एंड मिलर क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स। तो डेरे और मिलर ने रॉक्स का क्लासिफिकेशन किया था, तो वो स्ट्रेंथ के बेसिस पर किया था। यदि स्ट्रेंथ आपकी 2240 से ज़्यादा है तो उसको वेरी हाई स्ट्रेंथ में माना था, और उसे रॉक्स का जो क्लास दिया था वो ए क्लास दिया था। बी क्लास को हाई माना था, जिसमें 1120 से 1140 स्ट्रेंथ थी। सी के अंदर मीडियम 560 से 1120, डी के अंदर लो 280 से 560। नेक्स्ट ई जो क्लास थी उसके अंदर वेरी लो स्ट्रेंथ थी, जो 280 से यदि कोई लो स्ट्रेंथ किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर स्ट्रेंथ होती है, वो आपकी वेरी लो स्ट्रेंथ होती है। नेक्स्ट आपके ट्रांसफर स्ट्रेंथ। ट्रांसफर स्ट्रेंथ निकालने के लिए आपका जो रॉक्स स्पेसिमेन है, रॉक्स स्पेसिमेन को आपको पुट कर देते हैं, और बीच में जो स्पेस होता है तो स्पेस जस्ट उसके ऊपर अपन एक ट्रांसफर्स लोड अप्लाइड करते हैं। तो ट्रांसफर्स लोड अप्लाइड करने के बाद जिस पॉइंट पर आपकी जो रॉक्स ब्रेक डाउन होती है वो आपकी लोड की वैल्यू हो जाती है। और इसको स्ट्रेस निकालने के लिए इसमें फॉर्मूला है 3/2 लोड इनटू लेंथ विड्थ इनटू थिकनेस। तो इससे अपन स्ट्रेस निकाल सकते हैं स्टोन के अंदर। इट इज द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू बेंड बिफोर इट्स ब्रेक। तो जो ट्रांसफर स्ट्रेंथ है, जो आपकी ब्रेक होने से पहले की उसकी एबिलिटी है।
यहाँ से आपका जो स्पेसिमेन है उसकी थिकनेस कितनी है, विड्थ कितनी है, आपकी लेंथ कितनी आपने पुट की है, वो वैल्यू लेके और जो कितना लोड आपने अप्लाइड किया है, जिस लोड पर आपकी जो स्ट्रक्चर है वो क्या हो गई, ब्रेक हो गई, इन वैल्यू को पुट करके आप इजीली स्ट्रेस निकाल सकते हो स्टोन के अंदर। नेक्स्ट है आपकी प्रॉपर्टी में आपकी पोरोसिटी। तो पोरोसिटी आपकी क्या होती है, कोई भी आपका, जैसे आपने सैंड की पोरोसिटी पढ़ी थी, तो सैंड में क्या है कि जो पार्टिकल्स होते हैं उन पार्टिकल्स के बीच में कितने होल्स हैं, यदि ज़्यादा होल्स हैं तो उसकी पोरोसिटी ज़्यादा होगी, कम होल्स हैं तो उसकी पोरोसिटी कम होगी। अब वो होल्स के अंदर क्या वाटर फिल है या फिर कोई और इम्प्योरिटीज हैं जिनकी स्ट्रेंथ कम है। पोरोसिटी इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ पोर्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ रॉक्स इज कॉल्ड पोरोसिटी। देन किसी भी मटेरियल की पोरोसिटी यदि कम है तो वो क्या है आपका लेस, पोरोसिटी कम है तो वो आपका क्या है लॉन्ग ड्यूरेबल, और पोरोसिटी उसकी ज़्यादा है तो वो क्या है लेस ड्यूरेबल। जैसे कि एक सैंपल लिया है रॉक्स का, रॉक्स के सैंपल के अंदर यदि वाटर के होल्स हैं या कुछ और होल्स हैं या फिर कुछ सेडिमेंट पार्टिकल्स फिल हैं, उसके कारण क्या होगा उसमें स्ट्रेंथ उसकी कम हो जाएगी और ड्यूरेबिलिटी भी उसकी क्या होगी, कम होगी। परमेबिलिटी, अब परमेबिलिटी क्या होती है, परमेबिलिटी कैपेसिटी होती है रॉक्स की जो वाटर को ट्रांसमिट कर दे। यदि उसकी परमेबिलिटी कम है तो जो वाटर को ट्रांसमिट करने की, वाटर को एब्जॉर्ब करने की जो कैपेसिटी है वो क्या होगी, कम होगी। इससे आपकी जो रॉक्स है वो क्या होगी, स्ट्रांग होगी। जो परमेबिलिटी अधिक होगी जिस मटेरियल की, वो आपकी क्या है वीक रॉक्स होगी। The permeable rocks are considered harmful because they cause seepage of water, which may even lead to destroy of structure। कोई भी आपकी परमेबल रॉक्स है तो उससे आपका वाटर सीपेज होगा, जिससे आपकी जो स्ट्रक्चर है वो क्या हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी। कुछ रॉक्स के जो नेम हैं इनके सामने इसकी पोरोसिटी कितनी होती है, पोरोसिटी बाई वेट निकालते हैं। और पोरोसिटी निकालने के लिए आपको सबसे पहले आपका जो सैंपल है उसको आप वाटर में फिल कर देंगे, उसके बाद में उसको ड्राई करोगे, ड्राई करने के बाद में उसका वेट लेंगे, तो आपका वॉल्यूम ऑफ पोर्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ रॉक्स, ये आपका हो जाएगी पोरोसिटी। जैसे ग्रेनाइट की पोरोसिटी होती है वो 0.1 से 0.5 होती है बाई वेट, वेरी लो होती है। नेक्स्ट सैंडस्टोन है उसकी 5 से 25 होती है, ज़्यादा होती है। बेसाल्ट है उसकी 0.1 से 1 होती है, लो होती है। लाइम स्टोन है उसकी 5 से 20 होती है, वेरी हाई होती है। मार्बल है उसकी 0.2 से 2 होती है, जो लो के अंदर आता है। क्वार्टजाइट 0.1 से 0.5 होती है, जो वेरी लो है। नाउ नेक्स्ट कुछ एग्जांपल्स हैं पोरोसिटी के। जो पोरोसिटी आपकी डिपेंड करती है वो एक तो टेक्सचर, स्ट्रक्चर एंड उसकी क्रिस्टलाइज स्ट्रक्चर कैसी है। यदि लो पोरोसिटी है तो आपके इंटरग्रेनुलर पार्टिकल्स उसमें प्रेजेंट हो सकते हैं। आपकी हाई पोरोसिटी है उसमें ग्रेनुलर पार्टिकल होंगे, जिसके कारण जो टेक्सचर का अरेंजमेंट है वो प्रॉपर वे में होगा और टेक्सचर की शेप साइज वो भी आपकी सेम होगी, जिससे आपका जो रॉक्स है उसके अंदर वाटर ट्रांसमिशन को अलाउ नहीं करेगा। तो ये आपके डिपेंड करती है टेक्सचर, स्ट्रक्चर और उसकी टेक्सचर की शेप, क्रिस्टलाइजेशन। अब क्रिस्टलाइजेशन भी आपका दो प्रकार से हो सकता है। एक तो आपका जब रॉक फॉर्मेशन हुआ है तब उससे पहले का क्रिस्टलाइजेशन स्ट्रक्चर कैसा है, और एक आपकी जो प्रेजेंट में रॉक्स है उसका क्रिस्टलाइजेशन कैसा है, या फिर कोई वेदरिंग इफेक्ट के कारण
या फिर प्रेशर इफेक्ट के कारण आपका क्रिस्टलाइज स्ट्रक्चर आपका चेंज हो रहा है। नेक्स्ट आपके जो रॉक्स का अरेंजमेंट है, आपके पोर्स स्पेस नहीं है, आपका नो पोरस, इट मीन्स इट इज नो परमेबल, अनकनेक्टेड पोर्स स्पेस यानी कि नॉन परमेबल। नाउ नेक्स्ट कनेक्टेड पोर्स स्पेसेस इट इज मोर परमेबल यानी प्रीवियस परमेबल। आपके जो रॉक्स की टेक्सचर हैं उनका अरेंजमेंट ऐसे हैं कि उनके बीच में जो पोर्स हैं वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं, तो आपका जो वाटर ट्रांसमिशन है उसको आपके क्या है इजीली ट्रांसमिट कर सकते हैं, इसलिए वो आपका क्या होगा मोर परमेबल। लास्ट डायग्राम जिसमें आपको ग्रेटर पोरोसिटी एंड दिस इज अ लेस पोरोसिटी। देखिए यहाँ पर जो पार्टिकल साइज है वो अप्रोक्सीमेट सेम है, बट यहाँ पर जो पार्टिकल साइज है रॉक्स के जो बड़े पार्टिकल्स हैं उसके बीच में छोटे छोटे पार्टिकल्स आपके इंटर कनेक्टेड हैं, जिससे आपकी जो पोरोसिटी है वो आपकी क्या हो जाएगी लेस पोरोसिटी। नेक्स्ट एब्जॉर्प्शन वैल्यू। Absorption value is the capacity of stone to absorb moisture when immersed in the water for 27 72 hours or still saturation. This expression in percentage in term of originally dry weight of the sample. जब अपन कोई भी रॉक्स का वाटर ऑब्जर्वेशन टेस्ट करते हैं वो आपको 10% से या 5 अलग अलग स्टोन्स के लिए, जैसे 10% से ज़्यादा तो आपका होना ही नहीं चाहिए। जैसे रोड कंस्ट्रक्शन है उसके लिए आपको 5% से ज़्यादा उसको अलाउ नहीं कर सकते। तो वाटर ऑब्जर्वेशन टेस्ट निकालने के लिए अपन सबसे पहले क्या लेते हैं, एक सैंपल लेते हैं रॉक्स का, उस सैंपल को 24 आवर्स के लिए ओवन ड्राई करते हैं। ओवन में ड्राई करने के बाद में उसी सैंपल को आप 72 आवर्स के लिए वाटर में डाल देंगे। वाटर में डालने के बाद में उसका वेट करेंगे और एक उसका ड्राई वेट होगा। तो वाटर में डालने के बाद में जो वेट होगा वो आपका सैचुरेटेड वेट होगा, और जो ओवन में आपने ड्राई किया था वो क्या होगा आपका ड्राई वेट। यानी कि एब्जॉर्प्शन वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी सैचुरेटेड वेट माइनस ड्राई वेट अपॉन ड्राई वेट इंटू 100। यहाँ से आपकी जो परसेंटेज में वैल्यू आएगी वो आपकी वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी होगी रॉक्स की। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ building stone is density. Density is the volumetric mass density or substance. It is the mass per unit volume in this case of stone. डेंसिटी है वो क्या होती है आपके मास पर यूनिट जो वॉल्यूम है उसको अपन डेंसिटी बोलते हैं। डेंसिटी भी यहाँ पर 3 टाइप्स की है, ड्राई डेंसिटी, बल्क डेंसिटी और सैचुरेटेड डेंसिटी। जब डेंसिटी अपन फाइंड आउट करते हैं तो हमेशा स्टैंडर्ड वाटर के कंपैरिजन में कैलकुलेट करते हैं, वाटर को स्टैंडर्ड मानते हुए ड्राई डेंसिटी या बल्क डेंसिटी या सैचुरेटेड डेंसिटी निकालते हैं। तो आपने जो वाटर रॉक सैंपल है, रॉक सैंपल को एक बार तो आपने ड्राई का वेट कर लिया, ड्राई का वेट करके उसके बाद में आपने उसको वाटर के अंदर फिल कर दिया, उसके बाद में आपने वेट किया तो वो आपका क्या हो गया सैचुरेटेड वेट। टोटल वॉल्यूम है आपका क्या है कांस्टेंट है, तो मास पर यूनिट वॉल्यूम तब उसका मास वेट कर लेंगे, जितना उसका मास होगा तो मास पर यूनिट वॉल्यूम आपकी क्या आ जाएगी डेंसिटी आ जाएगी। अब ड्राई डेंसिटी क्या होता है, जब आपने रॉक सैंपल लिया है उस सैंपल को आपने ओवन में ड्राई कर दिया, ड्राई करने के बाद में आपने उसको सैंपल के अंदर फिल किया और तब उसमें वाटर डालने के बाद ही उसको अपन ने वेट किया है। जनरली अपन के जो यूज आता है वो बल्क डेंसिटी आता है। बल्क डेंसिटी क्या है कि अपने जो नेचुरली रॉक्स के अंदर हो सकता है कि आपका जो वाटर की क्वांटिटी है, मॉइस्चर कंटेंट है वो प्रेजेंट हो, उसको सीधा सैंपल लेके आप उसका ड्राई डेंसिटी बल्क डेंसिटी आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है सैचुरेटेड डेंसिटी। तो सैचुरेटेड डेंसिटी बहुत माइनर केसेज में निकालते हैं। सैचुरेटेड डेंसिटी निकालने के लिए अपन को क्या करना पड़ता है, सबसे पहले रॉक्स को सैचुरेटेड करना पड़ता है। सैचुरेटेड करने के बाद में फिर उसको जो भी आपका
इंस्ट्रूमेंट है उसमें फिल करके वाटर फिल कर देंगे, उसके बाद में आप उसकी डेंसिटी फाइंड आउट करेंगे। सम डेंसिटीज ऑफ वेरियस रॉक्स आर गिवन, जैसे कि आपके ग्रेनाइट है, ग्रेनाइट की 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, सैंडस्टोन की 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, लाइमस्टोन की 2.2 टू 6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो आपका जो ग्रेनाइट है उसकी डेंसिटी वेरी लो होती है, सैंडस्टोन की ज़्यादा होती है और बेसाल्ट की भी लो होती है, और लाइमस्टोन है उसकी वेरी हाई होती है जो 2.2 से 6 होती है। नेक्स्ट है आपकी एब्रेशन टेस्टिंग मशीन। एब्रेशन टेस्टिंग मशीन को सिविल इंजीनियरिंग लैब में आप परफॉर्म कर सकते हैं। जो डॉली एब्रेशन टेस्टिंग मशीन है, यहाँ पर आपने रॉक्स फिल कर दिया, रॉक्स करने के बाद में मशीन को ऑपरेट करेंगे तो रॉक्स से जो आपके उसको पाउडर फॉर्म में कितना एब्रेशन करती है, कितने रॉक्स के जो फ्रेगमेंट्स होते हैं उनके बेसिस पर उसका वेट कर लेते हैं। वेट करने के बाद में उसके कितने वेट में लॉस हुआ है वो लॉस को ही अपन कंसीडर करेंगे। नेक्स्ट आपके जो वेदरिंग कंडीशन के कारण, फ्रॉस्ट और फायर के कारण आपके रॉक्स में जो क्रैक्स डेवलप होते हैं, जैसे कि आपके कोई रॉक्स है उसमें ऊपर से वाटर फॉल हो रहा है, वाटर फॉल होने के बाद रॉक्स में आपके इस तरीका के आपकी शेप बन जाती है, जो क्रैक डेवलप होने स्टार्ट हो जाते हैं। फ्रीजिंग और थेविंग के कारण भी आपके क्या है कि रॉक्स में जो क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं। आइस जब जमेगी और पिघलेगी तब भी आपके रॉक्स में जो डिफॉर्मेशन हैं वो डेवलप हो जाते हैं। कई बार आपके रॉक्स है वो क्या हो जाती है, बेस में टूट भी जाती है। इसके बाद में आपके जियोलॉजिकल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिल्डिंग स्टोन, मिनरल कंपोजिशन, टेक्सचर, रेजिस्टेंट टू वेदर, ड्यूरेबिलिटी एंड अपीयरेंस। सबसे पहले अपन देखते हैं मिनरल कंपोजिशन। जो रॉक्स हैं, रॉक्स का मिनरल कंपोजिशन का बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो मिनरल्स हैं, हार्ड मिनरल्स हैं, उससे आपकी जो रॉक्स की स्ट्रेंथ होगी वो ज़्यादा होगी। जैसे सिलिका है आपके 60% से ज़्यादा प्रेजेंट होता है रॉक्स के अंदर, कुछ ऑक्साइड भी प्रेजेंट होते हैं, और जो छोटे मिनरल्स हैं जो कम मात्रा में प्रेजेंट होते हैं वो आपके स्ट्रेंथ को, वो भी यदि अच्छा कंपोजिशन है उनका तो आपका जो स्ट्रेंथ है रॉक्स की वो ज़्यादा होगी। टेक्सचर और स्ट्रक्चर इन दोनों का भी आपके रॉक्स पर बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। आपका टेक्सचर का अरेंजमेंट कैसा है, टेबुलर फॉर्म है, ऑक्टागोनल है, हेक्सागोनल है, इनसे भी आपके स्ट्रक्चर क्या है, रॉक्स है वो आपके इफेक्ट होगी। रेजिस्टेंट टू वेदर, अब जो रॉक्स है रॉक्स पर वेदर का कितना इफेक्ट होता है, वेदर यदि ज़्यादा चेंजेस हो रहे हैं तो आपके रॉक्स आपके चेंजेस होने लग जाती हैं, रॉक्स में कहीं से क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं, रॉक्स का डिफॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। तो वो किस टाइप से आपके जो वेदर है उसको रेजिस्ट करेगी, यदि उसके कंपोजिशन अच्छे हैं, सिलिका की क्वांटिटी प्रॉपर जैसे कि 60% से मोर देन है, तो आपका जो रेजिस्टेंट टू वेदर है उसको आसानी से रेजिस्ट कर लेगा। नेक्स्ट है आपके ड्यूरेबिलिटी एंड अपीयरेंस। तो ड्यूरेबिलिटी अपन रॉक्स की फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं, एक 5 क्यूबिक सेंटीमीटर का रॉक सैंपल लेते हैं, उसको 40% के सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन में 4 आवर्स के लिए डाल देते हैं। इसके बाद में अपन देखते हैं कि वो कितना इरोजन हुआ है। इरोजन के बाद में उसका वेट कर लेते हैं। इस प्रोसेस को 10 से 20 टाइम्स रिपीट करते हैं। उसके बाद में अपन कह सकते हैं कि कोई भी रॉक्स है उसका कितना वेट लॉस हुआ है, उसके बेसिस पे ही अपन उसकी ड्यूरेबिलिटी को कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट है आपका अपीयरेंस। यदि कोई भी रॉक्स है, उस रॉक्स का जो अपीयरेंस है वो प्रॉपर होना चाहिए। प्रॉपर होने से क्या होगा कि जो क्रैक्स हैं और फॉल्ट्स हैं वो नहीं होने से उसकी जो
क्लीवेज कंडीशन है या स्ट्रिक है, इनसे आपके वो क्या होगा कि सेफ रहेगा और इसकी स्ट्रेंथ भी ज़्यादा रहेगी। थैंक यू।